यस सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। यस, हम डिस्कस कर रहे थे फेम इंडिया। यस, कंटिन्यू करते हैं यस प्रोसेस। सर। ओके सर। सर तो फेम इंडिया में बेसिकली है क्या, जितने भी अपने व्हीकल्स रहते हैं ना, इनमें ये क्या करते हैं, जब अपना फ्यूल को बर्न करते हैं तो उस टाइम पे कुछ गैसेस का क्या होता है, एमिशन होता है, जैसे CO2, SO2 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सब का यहाँ पे क्या होता है, एमिशन होता है। और ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे BS1 BS2 में यहाँ पे क्या किया गया कि अ, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का यूज करते हुए सर्फेक्टेंट्स का यूज किया, यानी कि सरफेस कैटेलिस्ट का यूज किया, जिसपे जैसे ही ये गैस एमिट हो तो उस पर एड्सॉर्ब हो जाए, और एड्सॉर्ब होके करस्पॉन्डिंग जो मेटल या जो या फिर मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ना, सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है BS4 में। इसी तरीके से यहाँ पे BS6 में जो काम किया गया, वहां पे इस तरीके के एड्सॉर्बेंट का यूज किया गया कि वहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उन्हें एड्सॉर्ब कर लिया गया, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उन्हें एड्सॉर्ब करके उनके करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट या किसी मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो अपनी एयर पॉल्यूशन है उसको कम कम किया जाता है सर, BS1 BS2 और BS4 BS6, इस तरीके के कैटलिस्ट का यूज करके। यस, गुड। ये जो BS1 BS2, यस, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं G20। व्हाट इज G20 समिट? यस सर। सर G20 समिट बेसिकली G20 एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और एक यहाँ पे यूनियन है जो यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 20 ओवरऑल पार्टिसिपेंट है, तो इसलिए इसे G20 ग्रुप बोला जाता है। और इस साल 2023 में ये इंडिया में संपन्न हुआ था सर, अभी सितंबर के महीने में। तो इसके जो यहाँ पे मेजर वो थे, मतलब इसका जो सबसे पहले जो इसका थीम था वो तो वसुदेव कुटुंबकम था, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उसके अलावा जो इसके इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको चेयर किया था, जो अपने यूनियन मिनिस्टर है यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, भूपेन यादव, ऑनरेबल भूपेन यादव सर ने। और उसके अलावा जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहे थे वो रहे थे यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पे मतलब बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा जो अपनी बायोडाइवर्सिटी वगैरह का लॉस हो रहा है, इस पे इन्होंने मोर इम्फेसाइज किया था कि कैसे इसे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, इस पे भी मेजर इम्फेसिस रहा था। और उसके अलावा कई सारे यहाँ पे, जैसे इंडिया ने यहाँ पे स्कीम्स चलाई हुई, जैसे मिशन लाइफ होगी, उसके अलावा मिशन अमृत सरोवर, ये इन सब के बारे में भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनको मतलब प्रोपगेट किया गया वर्ल्ड लेवल पे। यस, गुड। G20 में एनवायरनमेंट का क्या एप्लीकेशन था, उसका क्या पर्पज है, एनवायरनमेंट को क्या डिस्कस किया गया था? कुछ आइडिया है सर G20? इन्वायर सर कि मतलब इन्वायरमेंट को क्यों डिस्कस किया गया था, क्या डिस्कस किया गया था सर? क्या एनवायरनमेंट के बारे में क्या डिस्कस किया गया? सर इन्वायरमेंट के बारे में सर डिस्कस, एक तो सर यही था कि अपनी जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी मतलब यहाँ पे जो ओशियन से रिलेटेड, यहाँ पे हम किस तरीके से ओशियंस को यहाँ पे इस बार ओशियन वाली जो इकोनॉमी है, ओशियन करंट्स को यहाँ पे इस बार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ऐड कर दिया गया, पहली बात तो। अब सर जो ब्लू इकोनॉमी है यहाँ पे, सबसे पहले जो अपना ओशियन करंट होता है, इससे हम यहाँ पे एनर्जी को कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से ओशियन करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, इसकी वजह से। उसके अलावा जो अपना हीटिंग होती है ना, सन का इंसोलेशन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस वाटर तो यहाँ पे ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जो समंदर में नीचे का पानी होता है वो ज्यादा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने से वहां पे थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, जनरेट होने लगती है। तो इसको हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, तो सर इन चीजों पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि कई रीजन्स में क्या हो रहा है, वहाँ के एनिमल एक्सटेंट हो गए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट, जो मतलब कार्बन एमिशन वगैरह है, उनको कम किया जा सकता है, तो सर इन चीजों पे यहाँ पे मेजरली इम्फेसिस किया गया था। यस, इसमें एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है, जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिलाएंगे हम, ग्लोबल बायोमास अलायंस। यस सर, यस सर। सर वो मेनली जैसे अपने ये रेल और मतलब रोड वाले मंत्री हैं नितिन गडकरी सर, उन्होंने भी यहाँ पे बोला था
कि हम धीरे धीरे ग्रीन फ्यूल को, ग्रीन फ्यूल मतलब यहाँ पे अल्कोहल बेस्ड जो फ्यूल है, मिथेनॉल और इथेनॉल, इनका हम यूज बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हालांकि इनको हम कंप्लीटली यूज में नहीं ला सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, तो इसलिए इन्हें कंप्लीटली तो यूज में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इनका कुछ पोर्शन जैसे कि 10 और 20% इनका यहाँ पे पेट्रोल वगैरह में मिला के इन्हें यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कार्बन एमिशन सर जीरो होता है। यस, यही मेन पॉइंट था इस बार इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। यस, एथेनॉल को बढ़ाया जा रहा यस है, सर। ग्रीन एनर्जी। यस, नेक्स्ट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? व्हाट द पर्पज ऑफ ब्रिक्स इन इंडिया? व्हाट द सब रॉल? सब सब ब्रिस्क मेनली 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें बी स्टैंड करता है ब्राजील के लिए, आर स्टैंड करता है रसिया के लिए, आई स्टैंड करता है इंडिया के लिए, सी स्टैंड करता है यहाँ पे चाइना के लिए, और एस स्टैंड करता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए। उसके अलावा यहाँ पे इस बार ब्रिस्क ब्रिस्क में एक कंट्री, आई थिंक युगांडा है या पता नहीं कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसे और ऐड करने की बात की गई थी। और जो ये सम्मेलन था वो इंडिया में हुआ था। नहीं, ब्रिक्स का इस बार इंडिया में नहीं हुआ, अफ्रीका में हुआ था। और ऐसा अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में। 22 से 24 अगस्त में। यस सर, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। यस। चंद्रयान 1 2 3, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट चंद्रयान? सर अभी इसरो और डीआरडीओ की जो स्कीम है वो कल के लिए छोड़ी हुई है, वो नहीं की है। यस। आदित्य L1 गगनयान। सर ये सब इसरो की जो स्कीम है वो कल के लिए छोड़ी है। इसरो यस, और डीआरडीओ की जो स्कीम्स है वो कल के लिए छोड़ी है। ठीक, ओके, गुड। Next, move on. What the difference between black carbon, carbon dating, and carbon trading? What the difference? सर कार्बन डेटिंग में मेनली क्या किया जाता है जी, कार्बन का 14 था आइसोटोप होता है, कार्बन 14। उसके अमाउंट को मेजर किया जाता है कि उसका कितना अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है और कितना एक फ्रेश सैंपल में प्रेजेंट रहता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे उसकी एज निकाली जाती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की के फॉर्मूले की हेल्प लेके सर। तो ये कार्बन डेटिंग है, उसके थ्रू हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एज निकाल सकते हैं किसी भी रॉक के सैंपल की, या किसी भी प्लांट मतलब डेड प्लांट की, या किसी भी चीज की सर। उसके सर कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन ब्लैक के बारे में मैं ज्यादा देख नहीं पाया। Yes, what is global warming? सर ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस में, जैसे कि CO2 वगैरह की कंसंट्रेशन अर्थ पे बढ़ रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो अर्थ पे इंसोलेशन आता है तो अर्थ उसे रिवर्ट बैक करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, उस जो आउटगोइंग इंसोलेशन या आउटगोइंग वेव्स है उनको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और उसके बाद वापस से री एमिट करती है अर्थ की ओर को, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो सर इसी फिनोमिना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Yes, what is the effect of these one for our society? सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है। अगर हम आज से करीब 300 to 400 ईयर पहले का एवरेज टेम्परेचर देखें तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर माइनस में हुआ करता था, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, लेकिन आज ये टेम्परेचर 1.5 से अबव हो गया है। और ये अबव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे की जो वहां पे के इकोसिस्टम्स वगैरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके अलावा जो फ्लड वगैरह का मेन प्रॉब्लम है वो इसी वजह से आता है। उसके अलावा जो अपने ये ग्लेशियर वगैरह में तूफान आते हैं, आइस वाले जो तूफान रहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी के रिगार्ड में, ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्ड में 2015 में यहाँ पे पेरिस कन्वेंशन लाया गया था सर, जिसमें सारी कंट्रीज से अर्ज किया गया था कि अपने कार्बन एमिशन वगैरह को कम करें, और यहाँ पे जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर तो कोशिश करें यहाँ पे, अभी जितना हो गया है 2 से तो कम रखना ही है, और कोशिश करो कि उसे कार्बन एमिशन कम से कम करके उसे क्लोज टू 1.5 लाया जाए। तो यहाँ पे कुछ कंट्री हैं जिन्होंने कोशिश की है कि वो 1.5 से कम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मोरक्को और यहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन, एक अफ्रीकन कंट्री है। इन दो का यहाँ पे मेन गोल ये है। उसके अलावा इंडिया और काफी सारी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है कि अपना कार्बन एमिशन कम करके इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सिर्फ सर लेक्चर वगैरह ज्यादा देती है, लेकिन जैसे अगर रसिया की बात कर ली जाए या यहाँ पे यूएसए की बात कर ली जाए, तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर को कम करने का गोल है वो 4 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री के आसपास। तो सर ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं
कि यहाँ पे आइस वगैरह बहुत तेजी से पिघल रही है ग्लेशियर वगैरह में, जिसकी वजह से जो पानी के स्रोत हो रहे हैं तेजी से खर्च हो रहे हैं। और ये एक मेजर रीजन है कि वहाँ पे का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये इसके दुर दुष्प्रभाव है। Yes, good. Next, what is CO2 emission? सर CO2 एमिशन बेसिकली कहीं पे भी कोई प्रोसेस हो रही है और वहां पे कोई भी कार्बन का यहाँ पे सब्सटेंस हो, कुछ भी हो सकता है, भले ही ग्लूकोज है या कोई भी, जैसे CH4 हो गई, तो वहां पे कोई भी चीज अगर हम बर्न करते हैं तो वहां पे अगर उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है तो CO2 एज अ गैस वहां पे रिलीज होती है, CO2 प्लस वाटर वेपर। तो ये CO2 का जो एमिशन है इसी को CO2 एमिशन बोला जाता है। Yes. Next, move on. बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन, तो सर उसे CO2 एमिशन बोला है। The next is what is greenhouse effect and what is the how many types of greenhouse gases? जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली अगर हम यहाँ पे बात की करें मॉडल से तो समझ सकते हैं, पॉली हाउस मॉडल बोला जाता है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, पॉली हाउस क्या करती है, जो सन से आने वाली रेज होती है वो उसकी पॉली हाउस को तो पेनिट्रेट करके अंदर चले जाती है, लेकिन जैसे वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो चेंज हो जाती है अल्ट्रा वायलेट से इंफ्रारेड में, और इंफ्रारेड उस पॉली बैग को वापस जाते वक्त वहां से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो वो इंसोलेशन जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होता है। तो इसका यहाँ पे फायदा भी उठाया जाता है, जैसे कि हम क्या करते हैं कि सर्दियों में गर्मियों की सब्जियों को उगा लेते हैं। तो सर ये इसका एक फायदा। और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूँ तो जो मेजरली यहाँ पे होती है वो तो CO2 होगी, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाटर वेपर्स हो गए, मीथेन गैस होगी, तो सर ये सब के सब अपनी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। Yes. इससे क्या है, जैसे what the effect of these one for our society from greenhouse gases? सर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में सर्वाइवल के लिए सर नेसेसिटी है, मतलब एक नेसेसिटी है। जैसे अगर CO2 को अगर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए अर्थ से, तो अर्थ की जो रात के टाइम पे कोल्डनेस है ना वो माइनस वाले टेम्परेचर में चली जाएगी, तो रहना काफी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.03 से ऊपर जाती है, यानी कि ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन से अगर ये ऊपर चला जाता है, तो ये अर्थ के टेम्परेचर को बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो सर इसका एज सच कोई प्लस पॉइंट है, अभी मैं प्लस पॉइंट के बारे में भी बात करूंगा, एकेडमिक पर्पज से और इंडस्ट्रियल पर्पज से इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। लेकिन मेनली जो इसका यहाँ पे एक दुष्प्रभाव देखा जा रहा है वो सर ग्लेशियर वगैरह का पिघलना और आइसबर्ग्स वगैरह का पिघलना, ये इसका एक दुष्प्रभाव है। और प्लस पॉइंट्स की बात करता हूँ तो CO2 को हम यूज कर सकते हैं, सॉलिड CO2 को यूज किया जाता है कई लैब्स में, एक सुपर क्रिटिकल जो लिक्विड होते हैं, जो एक बढ़िया सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, उनकी तरह यूज किया जाता है सर। Yes, good. Next point is what is ozone layer? What the role of ozone layer in human life? सर ओजोन सर ओजोन लेयर बेसिकली एक ओजोन O3 टाइप की गैस होती है जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और इसकी एक प्रॉपर थिकनेस होती है, और इसका जो मेजर फंक्शन रहता है, जो सन से आने वाली यूवी रेज होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, UVA, UVB और UVC। तो UVA जो होती है 320 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है, बी होती है 280 से 320 नैनोमीटर के बीच में, और जो UVA होती है वो अपना, सॉरी, यूवी जो सी होती है वो होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में। तो UVA और UVB काफी डेंजरस होती है सर। UVA तो क्या करती है, अर्थ मतलब स्क्रीन वगैरह को पेनिट्रेट करके वहां पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट बर्निंग कर देती है। और यूवी जो अपनी ए होती है वो काफी मतलब बढ़िया रहती है, जो सिर्फ टैनिंग कॉज करती है। तो ओजोन लेयर का काम ये होता है कि यूवी जो मोस्ट यहाँ पे 100 से 180 नैनोमीटर वाली है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, जिससे वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है, और उनसे होने वाली सेवरल डिजीजेस से हमें बचाती है। और धीरे धीरे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे कि AC वगैरह और यहाँ पे फ्रीजर्स वगैरह, इनसे रिलीज होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो क्या करती है यहाँ पे ओजोन ओजोन को यहाँ पे डिप्लीट कर देती है। और अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ तो O3 को यहाँ पे डिकम्पोज कर देती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। तो धीरे धीरे ये ओजोन लेयर क्या हो रही थी यहाँ पे डिप्लीट हो के पतली हो रही थी, और ये माना जा रहा था कि अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे एक होल हो गया है सर।
इससे क्या होता है, वहां पे जो प्रेजेंट वाइल्ड लाइफ था और वहां का जो इकोसिस्टम था वो काफी डिस्टर्ब होता। लेकिन अभी कुछ हद तक ये होल अपने आप को वापस से हील कर चुका है और काफी हद तक ये चीजें सुधर चुकी हैं। यस, गुड गुड एनालिसिस। यस। ये नेक्स्ट मूव ऑन एनवायरनमेंट। यस, बेसिक स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, व्हाट इज एनवायरनमेंट? सर इन्वायरमेंट हमारे आसपास की हर चीज जो इंटरेक्ट कर रही है हमसे, वो सर इन्वायरमेंट है। यस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट? सर बायोटिक और इन्वायरमेंट के बेसिकली यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि मेरा इंटरेक्शन किसी प्लांट के साथ या मेरे किसी फ्रेंड के साथ हो रहा है, जो लिविंग थिंग्स है उनके साथ जो इंटरेक्शन होते हैं उन्हें बायोटिक इंटरेक्शन या बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। और जैसे कि मेरा इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे सनलाइट के साथ या सॉइल के साथ, या जैसे कि बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे सॉइल के साथ हो रहा है, तो ये सारे इंटरेक्शन हमारे एबायोटिक इंटरेक्शन आते हैं। यस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फ्यूना? सर फ्लोरा और फाउना प्लांट्स और एनिमल होते हैं सर, जो किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते यस, गुड। Your next question is, as a scientist or as a citizen of India, how can you live a green and clean life? हैं। ओके सर। सर तो अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सर यहाँ पे मैं अपना एक मैं गोल लेके चलूंगा कि मैं साल के एटलीस्ट 12 मंथ्स में यहाँ पे अपने जो खेत वगैरह है उन पे हर साल हर महीने एक पेड़ लगाऊं। तो सर ये मैं एक तरीके से जो ग्रीनलीनेस है यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए ये यहाँ पे कदम उठाऊंगा। उसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह है तो लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाऊंगा कि पेड़ वेड़ काटने से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और इस तरीके के जो हम यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने गाँव में जाके मैं ये चीजें कर सकता हूँ कि जो हम यहाँ पे मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है रोड वगैरह ब्लॉक हो जाती है, तो हम इनको यहाँ पे रोक सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा देगा रोड के किनारे। तो ये जो कुछ प्रैक्टिसेस है तो इनके थ्रू सर मैं ये कर सकता हूँ। उसके अलावा क्लीन इंडिया के लिए सर यहाँ पे इंडिविजुअल अगर मैं अपने उसमें बोलूँ तो मैं लोगों को ये बता सकता हूँ या खुद पे ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि जो चीज, जैसे मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे डस्टबिन को कैटेगराइज किया गया है, ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन। तो ग्रीन वाले में यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना है, तो सर उस चीज को मैं खुद पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा कि मैं कोई अगर पॉलिथीन टाइप का सिंगल यूज पॉलिथीन पॉलिथीन है उसको तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जितने भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको मैं यहाँ पे जो येलो सॉरी ब्लू वाला डस्टबिन होता है उसमें अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं फेंकूं, और जो अपना डिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको ग्रीन डस्टबिन में डालूं। तो सर इस तरीके से मैं 1 to 1 मतलब एक ग्राउंड लेवल पे चेंज अपने पर्सपेक्टिव से ला सकता हूँ, और लोगों में इसके प्रति अगर जागरूकता फैलाऊं तो सर उससे ज्यादा एक बड़ा चेंज आ सकता है सर। यस, गुड। एंड जैसे एज ए साइंटिस्ट, व्हाट आर द मेजर वे एंड मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? सर ओके सर। सर एज अ साइंटिस्ट मैं एज अ केमिकल साइंटिस्ट बात करता हूँ कि बेसिकली अगर हम कोई भी सिंथेसिस वगैरह में कोई सिंथेसिस वगैरह लैब में करते हैं तो वहाँ पे हैजार्डस सब्सटेंसेस को कम से कम यूज किया जाए। उसके अलावा कई प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो काफी हैजार्डस बनते हैं। तो उस तरीके की सिंथेसिस को भी अवॉइड किया जा सकता है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो हैजार्डस है, तो उस तरीके की प्रोसेस को यहाँ पे कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। और सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस हम करवा सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट मेनली क्या होता है एक बार हमने यूज किया उसके बाद सॉल्वेंट को थ्रो कर दिया जाता है, और सॉल्वेंट ही क्या होता है हमारा यहाँ पे मेजर पॉल्यूटेंट है ग्राउंड वाटर का। मैं ग्राउंड वाटर का इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट जनरली क्या होता है वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जमीन के अंदर रह जाएंगे तो वहां पे कोई सनलाइट नहीं जानी, कोई कुछ नहीं आना है, तो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। हालांकि अगर सरफेस वाटर के साथ मिक्स होगा तो अगर उस पर सनलाइट वगैरह गिरेगी तो वो वहां से इवापोरेट होके एयर वगैरह में चले जाता है, लेकिन अगेन वो एयर को पॉल्यूट पॉल्यूट करता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हम ग्रीन सिंथेसिस की ओर को बढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रीन सॉल्वेंट जैसे वाटर लाइक सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं सर। तो एज अ साइंटिस्ट मैं ये चीजें इंप्लीमेंट करना चाहूँ। यस, गुड गुड पॉइंट। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द क्वालिटीज
Yes. What are the qualities that an environment specialist and environment scientist need to be successful? So how can you change our society? सर एक सबसे पहले तो यहाँ पे एक अच्छी इमेज होनी चाहिए सर सोसाइटी में कि अगर ये कुछ बोल रहा है तो मतलब उस बात में पॉइंट होगा करके तो सबसे पहले अपनी इमेज को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो सर हर पर्सपेक्टिव से, अगर साइंटिस्ट की बात नहीं है, इंसान के पर्सपेक्टिव से ये बात होती है कि अपनी इमेज को साफ रखना है। तो अगर किसी बंदे की इमेज अगर सोसाइटी में अच्छी बनी हुई है तो कोई भी चीज बोलेगा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो लोग उसकी बात मानेंगे। तो सर पहली चीज तो यह है। उसके अलावा अपने वर्क के प्रति यहाँ पे जो एथिक्स होते हैं उनको कम्प्लीटली भुनाना चाहिए सर। जैसे कि मेनली गवर्नमेंट जॉब में पहले क्या किया जाता, आज के टाइम पे स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा, लेकिन पहले क्या किया जाता था 10 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है, अगर कोई काम छूट रहा है तो छूट जाए। तो इस तरीके से काम को छोड़ के ही आना सर, कंप्लीट अगर कोई टास्क लिया है तो उसे कंप्लीट करना है। Yes. And next is, suppose you will be selected in CPCB, Scientist B. Yes. यस सर। So what are the major challenges will you face during your scientist life? So how will you manage them? Explain. सर सर अभी मुझे सीपीसीबी में जो साइंटिस्ट बी की जो वर्क प्रोफाइल होती है उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं जितना यहाँ से आइडिया लगा पा रहा हूँ, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, तो मैं पहले ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करूंगा। जितने हम पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, जितने एनालिटिकल टूल्स वगैरह, सब मैं पहले सीखने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। और इस तरीके से मैं यहाँ पे बेटरमेंट की ओर जा सकता हूँ। एक तो सर पहला पॉइंट ये है। उसके अलावा अगर अपने काम के प्रति मतलब क्या बोल सकता हूँ, अपने जो रिजल्ट है उनमें मतलब एक हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर इस इंसान से ये काम किया है तो सही होगा। तो इस तरीके का मैं लोगों में बिलीव क्रिएट करने की, अपने कलीग्स में बिलीव क्रिएट करने की, अपने प्रति जो भरोसा है वो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। Yes. Good. ये नेक्स्ट मूव करते हैं मिलेनियल गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपने स्टडी किया है? सर ज्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन सर इसका मुझे हल्का आइडिया है। सर मिलेनियल गोल्स, सर ये जो प्रोग्राम है ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मेनली इनिशियली 8 गोल्स को लेके ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ था, जिसमें हंगर को मिटाना है और एजुकेशन वगैरह की जो पॉलिसीज हैं इनको यहाँ पे प्रोपेगेट करना है। या इसके अलावा जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन सबको यहाँ पे, और इन्वायरमेंट है, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, तो इन सबको लेके ये स्टार्ट हुआ था इनिशियली। और गोल ये था कि 2015 तक यहाँ पे मैक्सिमम जो अचीव किया जा सकता है वो अचीव किया जाए, गोल्स को कंप्लीट किया जाए। लेकिन 2015 में जब फिर से सबमिट हुआ तो वहां पे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल को ही चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया। और गोल्स को 8 से चेंज करके यहाँ पे इंक्रीज करके 17 गोल्स में तब्दील कर दिया गया। और अभी जो इसको कंप्लीट करने का जो यहाँ पे मतलब टास्क रखा है वो 2030 तक का रखा हुआ यस, गुड। थीम पता है इसकी क्या है? व्हाट द थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? है। सर थोड़ा सा मैंने देखा था लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा फाइव रहा हूँ। पी। यस, 5P है शॉर्ट फॉर्म, याद कर ली। 5P। 5P का मतलब है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। फाइव पी। शॉर्ट में लिख पीपल लीजिए। प्लेनेट पीस। ओके सर, 1 मिनट है, मैं लिख लेता हूँ पहले। Yes. स्टेज पीपल, पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी पीस, पीस पीस एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। Yes, what the rank of sustainable development goals in India? सर इंडिया का आई थिंक जो रैंक है वो इस साल 112 है। Yes, good.
एंड इसमें कुछ टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ टर्म्स है, जैसे इनके टाइप्स होते हैं, गोल्स हैं, जैसे जैसे मेन तो ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट है, ये तो एक बेसिक थीम होती है। गोल्स इनके टारगेट यही करने हैं इनको, मतलब ह्यूमन की सोशल लाइफ को इनको बढ़ाना है, फिर इकोनॉमिक की भी बढ़ाना है, फिर उसको इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो कुछ टर्म होते हैं जैसे यस सर। 4C, 5C, ये टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूज किए जाते हैं। इनका मतलब पता है 4A क्या है, किसकी 4A, कौन कौन से ए हैं? सर मतलब मैंने देखा था, लेकिन सर वो मतलब इतना याद करना थोड़ा टफ हो रहा है। मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार। 4A, 4C, 5C, आप लिख लीजिए, उनके साइड में उनके टाइप लिख लीजिए। 4A का मतलब है, तो यस सर। 4A का मतलब है अवेयरनेस, अवॉइडेंस, एक्ट एंड शिफ्ट, अवेयरनेस। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, सर अवेयरनेस के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। अवॉइडेंस, अवॉइडनेस, ओके अवॉइडनेस। नेक्स्ट एक्ट एंड शिफ्ट, एक्सेप्टेंस। एक्ट एंड शिफ्ट, एक्ट एंड शिफ्ट। एक्ट एंड एक्सेप्ट। यस, 4 नंबर ए का मतलब है एंटिसिपेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। एंड एंटी ए एंटिसिपेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक। यस सर। ये 4A हो गया। 4C का यस सर। मतलब है, 4C का मीनिंग सर फोर सी का भी मीनिंग नहीं था। कंजर्वेशन, कम्युनिटी, कल्चर एंड कॉमर्स। कंजर्वेशन। कम्युनिटी, कम्युनिटी। कल्चर एंड कॉमर्स। कल्चर एंड कॉमर्स। यस सर। 5C है, 5C का मीनिंग है फाइव सी। केयर, नंबर 1 केयर, क्लीन, केयर, क्लीन, कम्युनिटी, कम्युनिटी, कल्चर कल्चर, एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट का। यस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसी में नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज। व्हाट इज नोबेल प्राइज? हाउ डू फील अबाउट यस नोबेल प्राइज? व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नोबेल प्राइज? यस, यस, कैरी सर ऑन। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यस, जो एक स्वीडिश केमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यस, यस, ये वो दी जाती है 6 डोमेन्स में। ये 6 डोमेन्स में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी पहला है, उसमें उसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके अलावा पीस हो गया, उसके अलावा लिटरेचर हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया। यस। स्वीडिश एकेडमी एंड नॉर्वे एकेडमी, व्हाट द डिफरेंस ऑफ दीज वन? यस, स्वीडिश एकेडमी और नॉर्वे, दो के द्वारा नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, यस ना? इनमें डिफरेंस क्या है? यस, कुछ आइडिया है? हेलो। यस, सर एक मिनट है, यहाँ थोड़ा सा ये, अरे यार। हेलो। यस, 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 ऑडिबल। हेलो। यस, यस, आवाज आ रही है। यस, आई एम ऑडिबल।
सर ऑडिबल हूँ मैं? Yes, audible. हेलो? Yes, I am audible. हेलो? Yes, I am audible. आ रही है आवाज? Yes, आप सुन पा रहे हैं? Yes. Yes, I am audible. Yes, अब आवाज आ सर रही है? ऑडिबल हूँ मैं अभी? Yes, audible हो, आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. Yes, आ रही है आपकी आवाज? Yes. हेलो। हाँ। Yes, आ रही है अब आवाज? I am audible. यस सर, एक बार में से वो कर लेता Yes, हूँ। yes. तो हम नोबेल प्राइज ओके सर। डिस्कस कर रहे थे। यस, तो नोबेल प्राइज का ये डिस्कस कर रहे थे, जो स्वीडिश एकेडमी और नॉर्वे एकेडमी। हेलो। यस, यस। हेलो। यस, आई एम ऑडिबल, आ रही है आवाज आपकी? यस, रीजॉइन कीजिए, मुझे लगता है। यस। सर अभी ऑडिबल हूँ मैं? यस, ऑडिबल हो आप? बीच में आवाज यस, ऑडिबल। फिर से। यस, हम नोबेल प्राइज डिस्कस कर रहे थे। नोबेल प्राइज में स्वीडिश एकेडमी और नॉर्वे एकेडमी क्या डिफरेंस है? यस। यस। यस, सब कनेक्टेड। यस, आई एम ऑडिबल। यस। सर एक बार फिर से रिपीट। यस, जो नोबेल प्राइज में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्वीडिश एकेडमी यस और सर। नॉर्वे एकेडमी है, इसमें डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली तीन एकेडमीज है, तीन एकेडमी। इसमें से एक तो पीस प्राइज वाली अलग है, वो तो नॉर्वे की कमिटी है, उसको छोड़ देते हैं। बेसिकली जो पीस का प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो स्वीडन में जो एकेडमीज है, एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, जो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का अवार्ड यहाँ पे देती है। उसके अलावा एक कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ पे मेडिसिन और फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज है वो डिक्लेयर करती है। यस, नोबेल प्राइज की थीम क्या है? व्हाट द थीम ऑफ नोबेल प्राइज इन 23? सर थीम का आइडिया नहीं है सर। यस, लिख लीजिए आप, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप। ट्रुथ, ट्रस्ट एंड। ओके सर। इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था और कब मिला था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था इन 1913, लिटरेचर के क्षेत्र में। यस। यंगेस्ट नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड? सर मलाला यूसुफजई इन 2014 इन द एरिया ऑफ पीस। यस, एंड ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड?
Sir, I think uh, American chemist, his name is Professor Goodenough. Goodenough in 2019 in lithium ion in development of lithium ion battery. Yes, yeah, lithium ion battery. Yeah, 97 year. Yes. Next is who's got is the Nobel Prize in Chemistry 23? Which topic? So 23. So one is Professor. Sir, topic is development of quantum dots, synthesis and development of quantum dots, and three scientists got Nobel Prize. One is Professor M.G. Bowendi, M.W. Bowendi. One is Professor Louis Bruce, and third is Professor Akimov, Alexei I. Akimov. Yes. Nobel Prize. Yes, quantum dot. What is quantum dot? सो क्वांटम डॉट मेनली जैसे हम क्रिस्टल डेवलप करते हैं यहाँ पे अ, तो उसी तरीके से क्वांटम डॉट भी एक तरीके के क्रिस्टल ही होते हैं जो कि सेम मटेरियल के बने होते हैं। बस वहां पे होता क्या है कि साइज, यानी कि साइज ऑफ क्रिस्टल के साथ क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल भी चेंज होती आती है। जिसका मैंने रिसेंटली एक सर सेमिनार देखा था प्रोफेसर एमजी बवेंदी का, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जैसे जैसे यहाँ पे साइज चेंज होता है 10 नैनोमीटर से 2.5 नैनोमीटर तक, तो वहां पे हर यहाँ पे क्वांटम डॉट या क्वांटम क्रिस्टल का कलर यहाँ पे चेंज होते आता था। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसको वो किया। इसके जो मेजर एप्लीकेशन देखे जाते हैं सर, वो एक तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखा जाता है। उसके अलावा जो बायोमेडिकल यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उनमें इसका मेजर एप्लीकेशन देखा जाएगा इन फ्यूचर। Yes, good. Basic topic. Yes, next discuss करते हैं जैसे lithium ion batteries. How many types of batteries? First of all, what is battery? How many types of batteries? सर बैटरी एक डिवाइस होता है जो बेसिकली एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और बाद में उसे री इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हमारी बैटरीज दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी रिचार्जेबल बैटरी, एक होती है हमारी नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जिन्हें हम सेकेंडरी और प्राइमरी बैटरी भी जनरली बोलते हैं। Yes, what is the difference between lithium ion batteries and sodium ion batteries? सर लिथियम आयन बैटरीज का जो एक्सपेंस है सर, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो सर सेम है। यहाँ पे दोनों ही रिचार्जेबल बैटरीज है, सेकेंडरी बैटरीज है। उसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज का एक फायदा सर, यहाँ पे फायदा यह है कि लिथियम आयन बैटरीज साइज में स्मॉल होती है और इनका यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स एज वेल एज पावर फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी सोडियम आयन बैटरीज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब इन पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो सर इसके बारे में ज्यादा अभी बोल नहीं सकता। अभी अंडर डेवलपमेंट है सर सोडियम आयन बैटरी। Yes. What is the biggest problem with lithium ion batteries for our society? सर लिथियम आयन बैटरीज का एक बड़ा प्रॉब्लम तो ये है सर कि ये काफी एक्सपेंसिव है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बार जैसे इन्हें यूज कर लिया तो उसके बाद सर मतलब रिचार्ज करते करते एक टाइम ऐसा था कि बैटरी की लाइफ टाइम मतलब कंप्लीटली डेड हो जाती है। हमने बहुत बार इसे रिचार्ज करते तो वहां पे क्या होता है, बैटरी कंप्लीटली डेड हो जाती है। तो उसके बाद सर उसकी रिसाइकलिंग की जो यहाँ पे प्रोसेस है वो सर अगेन बहुत कॉस्टली होती है। तो सर ये दूसरा इन्वायरमेंटल कंसर्न से ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। Yes, what is the difference between BOD and COD? सर बीओडी मेनली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे स्टैंड करता है।